नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 24 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन उससे पहले कोट देख लेते हैं। प्लेटो का कोट है, नो वन इज़ मोर हेटेड देन ही हु स्पीक्स द ट्रूथ। जो देखो सच बोलता है ना, उससे लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। ऐसा देखो इसलिए बोलते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। लोग ना अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। कंफर्ट जोन में लोगों ने बहुत सारी प्रिसेप्शंस बना रखी होती हैं, बहुत सारे बिलीव्स उनके होते हैं, लेकिन जब कोई सच बोलता है ना तो उनको लगता है कि हमारे बिलीव्स को चैलेंज किया जा रहा है। सच बोलने के बाद में ना उसके कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, घिसा पिटा एग्जांपल है, बहुत बार हम ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल देने के लिए सही है। जैसे सती प्रथा है, लोगों को लगता है कि सती प्रथा जायज़ है, लेकिन राजा राम मोहन राय ने सच बोला कि देखो ये सती प्रथा गलत है। तो एक प्रकार से ना लोगों को शुरू में बुरा भी लगा था, सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगा, उनके लिए ये अनकंफर्टेबल था। सच अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए सच बोलने वाले पर्सन को ना हेट किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सोक्रेटिस, जिनको देखो वाइजेस्ट मैन ऑफ अर्थ भी बोल दिया जाता है, उनको ना जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। तो क्वेश्चन उठता है कि इतने ज़्यादा बुद्धिमान पर्सन को कोई जहर का प्याला देकर क्यों मारेगा। तो उन पे आरोप ये था, एक तो वो यूथ को करप्ट कर रहे थे, दूसरा गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। असल में सोक्रेटिस सच बोल रहे थे और सच कोई सुनना नहीं चाहता है। तो ये कोट था। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशंस। कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था कि चाइना से एफडीआई अलाउ कर देनी चाहिए। उसके अगेंस्ट है ये आर्टिकल, लेकिन बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि इजराइल को मिलिट्री एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कुछ अलग पॉइंट्स हैं, डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल आज विनस मिशन से संबंधित है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में स्टैटिक डिस्कस करेंगे, ओटीटी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, हमने भी आर्टिकल डिस्कस किए हैं। राइटर बोलते हैं बहुत ना चर्चा चल रही है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि चाइना से आने वाली एफडीआई को अलाउ कर दिया जाए। अभी इंडिया और चाइना के रिलेशंस में रिलेटिवली थोड़ा पीस आई है, मतलब रिलेशंस उतने ख़राब नहीं है, तो इस वजह से चाइना से आने वाली एफडीआई को अलाउ कर देना चाहिए। हमने भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। बट देखो राइटर ये बोलते हैं चाइना से आने वाली जो एफडीआई है ना, वो ओवरऑल रिलेशन से लिंक्ड है। क्या वास्तव में अभी चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ना हाल ही में बोला, देखो 2020 में जो चाइना की फोर्सेस बॉर्डर पर आगे आई थी ना इंडिया की साइड, आमने सामने, फिर इंडिया ने भी उतनी ही संख्या में अपनी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी चाइना की फोर्सेस का सामना करने के लिए। तो एस जयशंकर ने ये बोला कि 7 पॉइंट्स पे मेनली एंगेजमेंट हुआ था। 7 पॉइंट्स पे दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी। ऑलमोस्ट देखो 75% डिसएंगेजमेंट हो चुका है, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट बाकी हैं जहां पे अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। बाकी पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, यानी दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जा चुकी हैं, अब एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। लेकिन एस जयशंकर ने यह भी बोला, सबसे बड़ी चिंता का कारण है बॉर्डर पे ना बहुत ज़्यादा मिलिटराइजेशन हो गया है। मिलिटराइजेशन मतलब ज़्यादा फोर्सेस का तैनात होना, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चिंता की बात है। इसके अलावा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल और चाइना के एक डिप्लोमेट हैं वांग यी, इन दोनों ने भी आपस में मुलाकात की और मुलाकात में यही डिसाइड किया गया जो बचे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे भी डिसएंगेजमेंट लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। राइटर बोलते हैं देखो काफ़ी समय से ना नेगोशिएशन हो रही है, बट डेप्सांग प्लेन्स और डेमचोक इन 2 पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। इन 2 पॉइंट्स पे कोई सहमति नहीं बन रही है दोनों देशों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का रुख ये है, स्टैंड ये है
कि देखो जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं आ जाती ना, तब तक हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। तो बॉर्डर पे अभी तक पूरी तरह से शांति नहीं है, तो भारत सरकार ने अभी तक पूरी तरह से चाइना के साथ में रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखो ये भी है, 2020 में ना चाइना की फोर्सेस अंदर आई थी इंडिया की साइड। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि 2020 अप्रैल में जो सिचुएशन थी, मतलब उससे पहले जो सिचुएशन थी, क्या बातचीत से चाइना उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, या फिर देखो कुछ अब स्टेटस को चेंज हो चुका है। इंडिया की डिमांड तो ये थी कि अप्रैल 2020 से पहले जो सिचुएशन थी ना, जो स्टेटस था, आप वही स्टेटस वापस लेके आओ। बट अभी देखो क्लियर नहीं है कि जिन भी पॉइंट्स पे डिसएंगेजमेंट हुआ है, कम से कम जिन पॉइंट्स पे अब दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जा चुकी हैं, उन पॉइंट्स पे फाइनल डिसीजन क्या हुआ है इसका कोई मेंशन नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर रिपोर्ट की जा रही है कि लद्दाख में एटलीस्ट 15 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर देखो परंपरागत रूप से इंडिया की फोर्सेस जा रही थी पेट्रोलिंग के लिए, बट अब नहीं जा पा रही हैं। तो ये नई नॉर्मल सिचुएशन है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। क्या हम इस नॉर्मल सिचुएशन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ऐसी सिचुएशन में जब देखो बॉर्डर सिचुएशन सोल्व नहीं हो रही है, 2 पॉइंट्स पे अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं, इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि एफडीआई को आने दिया जाए, चाइना की एफडीआई को आने दिया जाए। इकोनॉमिस्ट तो इकोनॉमिस्ट, बल्कि इकोनॉमिक सर्वे 2024 भी ये बोल देता है। जैसे देखो चाइना से एफडीआई आ गई तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। देखो ऐसा नहीं होने वाला है। इकोनॉमिस्ट कुछ बातें भूल जाते हैं। जैसे आप ना ओवरऑल इंडिया चाइना रिलेशंस को देखो, चाइना से एफडीआई आ भी गई तो चाइना का तो देखो ट्रेंड रहा है पास्ट में कि चाइना अपने ट्रेड का ना दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड होता है उसका आवश्यकता पड़ने पे एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो चाइना के साथ सप्लाई चेन में हम इंटीग्रेट होंगे। सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने का मतलब है या तो चाइना की कंपनी हमारे यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करे या फिर चाइना से हम माल इंपोर्ट करें, कुछ भी। तो चाइना के साथ सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट करने के ना हमें फायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होंगे। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हाल ही में इंडिया के चाइना के साथ में ना ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डायलॉग्स हुए। ट्रैक 1.5 डायलॉग में ना जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो भी पर्सनल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे देखो बिजनेसमैन हो गए, एकेडमिशियंस हो गए, ये सब लोग आपस में बातचीत करते हैं। और इवन ट्रैक 2 डायलॉग में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते, सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे एनजीओ वगैरह के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग। तो ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डायलॉग्स में ना चाइनीज स्कॉलर्स ने ना इस बात को स्वीकार किया कि अब स्टेटस को जो है वो चेंज हो चुका है। मतलब अप्रैल 2020 से पहले की जो सिचुएशन थी बॉर्डर पे वो चेंज हो चुकी है। इन डायलॉग्स में ना चाइना के स्कॉलर्स ने 4 स्पेसिफिक डिमांड रखी। सबसे पहली डिमांड कि चाइनीज कंपनीज के लिए ना इंडिया में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मतलब उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उनको बाकी देशों की कंपनीज की तरह ही व्यापार करने दिया जाए, काम करने दिया जाए। नेक्स्ट, चाइनीज़ ऑफिशियल्स, चाइनीज़ बिजनेसमैन जो इंडिया की यात्रा पर आना चाहते हैं उनको वीज़ाज फैसिलिटेट करवाए जाएं। डायरेक्ट फ्लाइट्स स्टार्ट होनी चाहिए इंडिया चाइना के बीच में। और चाइनीज़ जर्नलिस्ट जो इंडिया में आके काम करना चाहते हैं उन्हें वहाँ पे काम करने की इजाज़त दी जाए। तो ये 4 स्पेसिफिक डिमांड्स चाइनीज़ स्कॉलर्स के द्वारा रखी गई। इंडिया ने देखो ये बोला ये जो 4 इश्यूज हैं ना ये तो सिर्फ सिम्टम्स हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम तो एक ही है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट। पहले आप इसको सोल्व करो ना। देखो चाइनीज़ ना बड़े चालाक हैं। चाइनीज़ ये सोच रहे हैं कि ना हम ना गेम ऑफ एट्रीशन खेलते हैं। जो हम साउथ चाइना सी में खेल रहे हैं ना वही गेम हम इंडिया के साथ खेलते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आते जाएंगे बॉर्डर पे और वापस जाएंगे नहीं। धीरे धीरे सामने वाला जो देश है, इस केस में इंडिया, वो नई रियलिटीज़ को स्वीकार कर लेगा और बोलेगा कि ठीक है यार यहीं रहो। तो ये गेम चाइना ने साउथ चाइना सी में भी प्ले किया था
वहाँ पे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं, वही गेम इंडिया में भी प्ले कर रहा है चाइना कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली आगे आते जाओ और सामने वाला देश कुछ नहीं बोलेगा, नए फैक्ट्स को सामने वाला देश अपनाता जाएगा। चाइना देखो बहुत ज़बरदस्त ढंग से गेम खेलता है। जैसे 2 कदम आगे आएगा, जैसे ये बॉर्डर है, बॉर्डर पे चाइना 2 कदम आगे आ गया, सामने वाला बोलेगा आगे क्यों आ रहे हो, फिर 1 कदम पीछे चले जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली 1 कदम तो आगे आ गया ना। उसी प्रकार से चाइना क्या करता है, जैसे देखो आप मिठाई की दुकान पे जाते हो, मिठाई की दुकान पे आप जाते हो ना, आप बर्फ़ी लोगे टेस्ट करने के लिए, आपने ली, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा, दुकानदार बोलेगा ठीक है टेस्ट कर लो। आपने थोड़ा सा दूसरी बर्फ़ी टेस्ट कर ली, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। पूरी बर्फ़ी लोगे तो सामने वाला बोलेगा भाई खरीद लो। उसी प्रकार से चाइना क्या करता है, थोड़ा थोड़ा आगे आएगा, इतना थोड़ा आगे आएगा कि सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं। जैसे छोटी सी बर्फ़ी का टुकड़ा लेने पे सामने वाला दुकानदार बोलता नहीं है ना, उसी प्रकार से थोड़ा आगे आता है चाइना ताकि सामने वाला बोला नहीं और सामने वाला नई रियलिटीज़ को स्वीकार कर ले। ये सारा जो गेम प्लान है ना, बल्कि चाइना के एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लिंक्ड न्यूज़पेपर है, इंडियाज़ डिप्लोमेसी हैज एस जयशंकर प्रॉब्लम। टाइम मिले तो आप पढ़िएगा ये आर्टिकल। फिर दूसरा पॉइंट राइटर देते हैं, देखो अभी ना इंडिया का चाइना के साथ में ना बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। 2023 में इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $105 बिलियन है, इतना ज़्यादा, सोच के देखो। 2021 में ये सिर्फ $64 बिलियन था। हमारा एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ने के बजाय घट रहा है। 2021 में ये $23 बिलियन था और 2023 में घट के $16 बिलियन हो गया है। इवन जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जैसे API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ड्रग्स बनाने में यूज़ होते हैं, ऐसे क्रिटिकल चीज़ों के लिए भी इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज़ देखो सही नहीं है और इंडिया की जो ये डिपेंडेंसीज़ हैं चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। कल को चाइना इन चीज़ों का ना हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। तीसरा पॉइंट देखो ये है, USA और USA के कुछ जो एलाय कंट्रीज़ हैं ना, वो ना चाइना को छोड़ना चाहते हैं। और एक रोडियम ग्रुप है, रोडियम ग्रुप की रिपोर्ट कहती है वो फर्म्स ना चाइना को छोड़ना चाहती हैं और सबसे बड़ा जो पोटेंशियल अल्टरनेटिव है ना इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना से निकलने के बाद, वो इंडिया ही है। हालांकि हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया था जिसमें बोला गया था कि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है इंडिया में इवन तब जब कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं। खैर वो अलग आर्टिकल था। आज के आर्टिकल में राइटर बोलते हैं रोडियम ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार चाइना को छोड़ना चाहती हैं US और इनके मित्र देशों की कुछ कंपनीज और इंडिया सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। लेकिन देखो अगर इंडिया सप्लाई चेन्स में चाइना के साथ इंटीग्रेटेड होगा, मतलब इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर देखो वो कंपनीज इंडिया में नहीं आएंगी। उनको लगेगा यार इंडिया खुद ही चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट में ये बोला जाता है कि चाइना अभी भी देखो एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है। चाइना का जो सरकार है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। अब जैसे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर इक्विपमेंट, लिथियम आयन बैटरीज, इनका हम एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे और इन सेक्टर्स में जो चाइना का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा ना, उससे चाइना अपनी खोई हुई इकोनॉमी को फिर से हासिल करेगा। मतलब इनकी इकोनॉमी की सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई है ना पिछले कुछ समय में, श्रिंक हुई है, श्रिंक तो नहीं कह सकते, मतलब ग्रोथ रेट कम हुई है। श्रिंक तो वो नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला पॉइंट हो जाता है। मतलब ग्रोथ रेट थोड़ा इनका थोड़ा कम हुई है ना, उस चीज़ की भरपाई ये करेंगे इन सेक्टर्स पे ध्यान देके, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर इक्विपमेंट्स, लिथियम आयन बैटरीज, इनका एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे। तो ये चाइना की सरकार की स्ट्रेटजी है और इसके लिए चाइना की सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती है और बहुत सारे हथकंडे अपनाती है। लेकिन मार्केट वाली जो इकोनॉमी होती है ना, वो ये सारे काम नहीं करती है। और चाइना देखो बहुत चालू देश है। चालू देश मतलब अगर चाइना से FDI आएगी भी ना इंडिया में, तो इंडिया ये नहीं सोच सकता कि हाँ चाइना से FDI आना मतलब चाइना से टेक्नोलॉजी का आना। चाइना अपनी कंपनीज को साफ तौर पे बोल के रखता है कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट बेशक कर लो, लेकिन जो कोर टेक्नोलॉजी है ना, कोर टेक्नोलॉजी वाले जो कंपोनेंट हैं वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए और दूसरे देश में सिर्फ असेंबल होने चाहिए।
मतलब क्रिटिकल कोर टेक्नोलॉजी दूसरे देश को नहीं जानी चाहिए, ये साफ तौर पे चाइना की सरकार अपनी कंपनीज को बोलती है। हाल ही में बोला, और स्पेशल उसमें इंडिया का नाम भी था कि फॉरेन प्लांट आप लगाओ तो कोर टेक्नोलॉजी दूसरे देश में नहीं जानी चाहिए, खास करके इंडिया में। तो देखो कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं ये बहुत ना इनोसेंस वाली बात होगी और बेवकूफ़ी वाली बात होगी ये समझना कि चाइना हमारी हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बिल्ड करने में। चाइना कभी नहीं करेगा। चाइना से एफडीआई आई भी सही तो लो वैल्यू एडिशन इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मतलब बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली है इंडिया को। और चाइना इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है, भाई इंडिया के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं लगनी चाहिए। और दूसरा देखो, अभी इंडिया का चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट है। ये सोचना कि हाँ एफडीआई आएगी चाइना से तो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। आप ना आसियान का एग्जांपल लीजिए, आसियान में चाइना से एफडीआई आई लेकिन इंपोर्ट बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। 2023 में आसियान का चाइना से इंपोर्ट हुआ $438 बिलियन, यानी एफडीआई आने के बावजूद इंपोर्ट बढ़ गया। यूएस ने ना चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पे ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो यूएस ये चाइना की कंपनीज बहुत चालाकी से क्या करती, वियतनाम और मैक्सिको के थ्रू अपना सामान यूएसए में भेजती। हालांकि अब यूएसए की सरकार इनको भी एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो चाइना ना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी तरह से इंडिया चाइना से अपने आप को अलग नहीं कर सकता इकोनॉमिकली, बट इंडिया ना ये जरूर देखे कि किस सेक्टर्स में वो चाइना की एफडीआई लाना चाहते हैं, किस सेक्टर में नहीं लाना चाहते हैं। तो इंडिया सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में प्ले करे जहां पे इंडिया को वास्तव में फ़ायदा होने वाला है। सोच समझ के इंडिया एक्ट करे, इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी देखे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देखो 1 मिनट में जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है रिलेशनशिप का, लोग एफडीआई की मांग कर रहे हैं बट अभी सिर्फ 75% एंगेजमेंट हुआ है, कोशिश हो रही है फुल एंगेजमेंट की। 2 इश्यूज पे अभी फ्रिक्शन है, देपसांग प्लेन्स एंड डेमचोक। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अप्रैल 2020 से पहले की सिचुएशन आएगी या फिर न्यू नॉर्मल। क्योंकि 15 पॉइंट्स पे इंडिया की फोर्सेज अब पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि चाइना से एफडीआई आने दी जाए। राइटर क्रिटिसाइज करते हैं कि चाइना से आने वाली एफडीआई से सब कुछ ठीक नहीं होगा, आप पूरे रिलेशंस को समझिए, अभी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है और सरकार ने रिश्तों को नॉर्मलाइज नहीं किया है। चाइना का स्टांस देखिए, जो ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 डायलॉग की मीटिंग्स हुई थी उसमें स्पेसिफिक डिमांड्स रखी गई थी। 4 डिमांड्स थी जो हमने डिस्कस की। चाइनीज़ कंपनीज को मौका दिया जाए, चाइनीज़ नेशनल्स को वीज़ा, ये सब। चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है, चाइना गेम ऑफ एट्रीशन खेल रहा है। थोड़ा आगे आओ, सामने वाला देश कुछ नहीं बोलेगा। साउथ चाइना सी में भी चाइना यही गेम खेलता है। अभी चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। चाइना अपनी कंपनीज को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी कभी नहीं चाइना इंडिया में आने देगा। और इंडिया चाइना के साथ सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करेगा तो यूएसएस की कंपनीज इंडिया में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और लास्ट में राइटर ये बोलते हैं सबसे मेन पॉइंट, देखो जिन सेक्टर्स में आप लाना चाहते हो ना उन सेक्टर में आने दिया जाए, बाकी ओवरऑल नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इजराइल को ना डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 3-4 दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक पिटीशन फाइल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट उन फर्म्स का लाइसेंस सस्पेंड करे जो अभी इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं हमारे देश से, क्योंकि इजराइल उन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का वायलेशन करने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना वो पिटीशन स्ट्राइक डाउन कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फॉरेन पॉलिसी देखो हमारा डोमेन नहीं है, फॉरेन पॉलिसी हमारा डोमेन नहीं है। वैसे देखो इंडिया का एक एम्बिशन है मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर बनने का। अगर हम दूसरे देशों के एग्जाम्पल से देखें तो नीदरलैंड में ना एक कोर्ट ने रोक दिया एक फर्म को कि आप ना F-35 फाइटर जेट के जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इजराइल को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो कोर्ट ने बोला कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप ना उस देश को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जो देश इनका इस्तेमाल करेगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वायलेट करने में।
इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ मतलब IHL। तो ये नीदरलैंड में हुआ। उसके बाद यूके में क्या हुआ, यूके में भी ना सरकार ने एक्शन लिया। यूके में एक एक्ट है एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एनालाइज किया गया, एसेस किया गया क्या इजराइल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा गजा में। तो उन्होंने ये पाया, देखो रिस्क है, अगर हम इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करेंगे ना तो रिस्क है कि इजराइल उनका इस्तेमाल करेगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के सीरियस वायलेशन में। तो इसलिए यूके की सरकार ने भी इजराइल को मिलिट्री एक्सपोर्ट से मना कर दिया। तो ये दो देशों का एग्जाम्पल है। हमारे देश में देखो ना तो यूरोपियन जो रेगुलेशन है वो लागू है और ना ही यूके में जो एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है वो लागू है हमारे देश में। तो ये दोनों कानून लागू नहीं है। बट हमारे देश में ना इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट, इसके साथ साथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 है। ये दोनों एक्ट हैं। दोनों जो एक्ट हैं ये देखो इंडिया से कुछ डेजिनेटेड गुड्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करते हैं। इंडिया से जो माल दूसरे देशों में भेजा जाता है ना उसको रेगुलेट करते हैं। और कुछ रीजन्स बताए गए हैं जिनके बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे देशों को जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है ना उस पर बैन लगा सकती है। जैसे देखो एक तो है सेक्शन 3 क्लास 5 वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट और दूसरा है सेक्शन 2 क्लास I FTA एक्ट। रीजंस बताए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप इस देश को माल मत सप्लाई कीजिए। दूसरा देखो इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस हैं इंडिया की, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन है, तो इनके चलते भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी फर्म को मना कर सकती है कि आप दूसरे देश को माल मत सप्लाई कीजिए। तो शॉर्ट में अगर कहें तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो इन कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है भारत में इजराइल को मिलिट्री एक्सपोर्ट रोकने के लिए। अदरवाइज देखो हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो सरकार को ये बोले कि आप ना ये देखो कि जिस देश को सामान भेजा जा रहा है ना क्या वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ कानून नहीं है हमारे देश में। बट देखो राइटर ये बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ना कई सारे केसेस में, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में, इंटरनेशनल लॉ का यूज़ किया डोमेस्टिक लॉ के स्कोप को एक्सपेंड करने के लिए। कई बार किसी सब्जेक्ट पे जब डोमेस्टिक लॉ नहीं होता है ना तो फिर यानी वैक्यूम होता है, खालीपन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ना उस वैक्यूम यानी खालीपन को फिल करने के लिए ना इंटरनेशनल लॉ उठा लेती है। तो यहाँ पे भी ना इंटरनेशनल लॉ को उठाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। इंटरनेशनल लॉ जैसे कि देखो जनेवा कन्वेंशन है, इंडिया जनेवा कन्वेंशन का तो सिग्नेटरी है ना, और जनेवा कन्वेंशन में आर्टिकल 1 में साफ तौर पे बोला गया है कि ना इंडिया समेत सभी स्टेट्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की रिस्पेक्ट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सभी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पालन करें। इवन देखो निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स केस में ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ तौर पे ये बोला था कि ना ऐसे देश को वेपन्स ना सप्लाई किए जाएं जो देखो वेपन्स का इस्तेमाल करेगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस को वायलेट करने के लिए। तो इंडिया इन कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, ये कन्वेंशंस इंडिया पे बाइंडिंग है, तो इसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए था। वैसे एक और ट्रीटी भी है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसमें यह बोला गया है ऐसे देशों को वेपन्स ना सप्लाई किए जाएं जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट करें। और इसी ट्रीटी का आर्टिकल 7 ये भी बोलता है एसेस करो कि जिसको सामान भेजा जा रहा है क्या वो सामान का यूज़ करेगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट करने के लिए। लेकिन देखो ये दोनों बातें इस ट्रीटी में बोली गई हैं और इंडिया इस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। बट जनेवा कन्वेंशन का तो सिग्नेटरी इंडिया है ना, तो इस कन्वेंशन का यूज़ करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। सिंपल भाषा में बोलूं तो पॉइंट ये है, इंडिया में 2 एक्ट हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट एंड फॉरेन ट्रेड एक्ट। इनमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
मिलिट्री एक्सपोर्ट को रेगुलेट कर सकती है इंटरनेशनल कन्वेंशन की जब बात आए। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन की तो बात आ गई ना, जेनेवा कन्वेंशन की बात आ गई, लेकिन सरकार ने मिलिट्री एक्सपोर्ट को बैन नहीं किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। 30 सेकंड्स में जल्दी से समराइज कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि हम मना नहीं करेंगे इसराइल को मिलिट्री एक्सपोर्ट, फॉरेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। नीदरलैंड की कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया इसराइल को वेपन सप्लाई करने से। यूके ने भी असेस किया और पाया कि रिस्क है कि इसराइल यूज़ कर सकता है, बट इंडिया में कोई है ही नहीं एक्ट। इंडिया में ना तो यूरोपियन रेगुलेशन एक्ट है, ना ही यूके का एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, बट इंडिया में 2 एक्ट हैं, FTA एक्ट और WMDA एक्ट। दोनों एक्ट में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है इसराइल को या किसी अन्य देश को मिलिट्री एक्सपोर्ट कुछ मुद्दों पे, जैसे नेशनल इंटरेस्ट है या फिर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन को फॉलो करना है। तो देखो, इसको अगर हम मिला के देखें जेनेवा कन्वेंशन के साथ, जेनेवा कन्वेंशन में आर्टिकल 1 में तो साफ तौर पे बोला गया है कि सभी देशों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिस्पेक्ट करना है और इंश्योर करना है सभी इसका पालन करें। तो इंडिया के इन दोनों एक्ट को जेनेवा कन्वेंशन के साथ मिला के देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती थी, नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा डोमेस्टिक लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉज का सहारा लेता है। कई बार किसी चीज़ पर डोमेस्टिक लॉ ना भी हो तो इंटरनेशनल लॉज का यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट, बट इस केस में नहीं किया। तो ये पूरा आर्टिकल, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया जो पहला विनस मिशन भेजेगा ना मार्च 2028 में, उससे संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, उसके बाद ये कंटेक्स्ट वगैरह सारा डिस्कस करेंगे। विनस को ना अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्यों कहा जाता है, अर्थ का ट्विन यानी जुड़वा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, मास, साइज और डेंसिटी के मामले में ना विनस काफ़ी सिमिलर है अर्थ से। तो विनस को हम एक्सप्लोर करेंगे ना, हमें अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अर्थ की एवोल्यूशन से संबंधित बहुत सारे क्लूज हमें मिलेंगे। लेकिन इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो विनस और अर्थ में ना बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस जैसे कि देखो, विनस का जो टेम्परेचर है ना, सरफेस टेम्परेचर, वो 462 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इवन मरकरी से भी ज़्यादा, जबकि मरकरी तो सन के सबसे नज़दीक है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि विनस में ना पहले पानी हुआ करता था, बट उसका पानी इवापोरेट हो गया। ये शायद ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसिक्वेंस है। मतलब जितना ज़्यादा पानी इवापोरेट होता गया उतना ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगी और आखिरकार विनस एक ड्राई एंड डस्टी प्लैनेट बन गया। विनस प्लैनेट पे देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, 462 डिग्री सेल्सियस। तो कोई लैंडर मान लीजिए विनस पे लैंड भी होता है ना, तो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर से वो लैंडर जल जाएगा। सोवियत यूनियन के जो लैंडर्स हैं, जैसे विनरा सीरीज़ के स्पेसक्राफ्ट, वो ना सिर्फ कुछ घंटों तक विनस पर लैंड करके सरवाइव कर पाए। अब आप सोचो, विनस पे ना हवा भी काफ़ी अलग है। 96.5% एटमॉस्फेयर वहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ना सल्फ्रिक एसिड के बादल भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कोई पर्सन वहाँ पे जाएगा तो एकदम से दम घुट जाएगा। और दूसरा, आपको ना ज़मीन से पहले प्रेशर का स्ट्रेस महसूस होगा। जैसे समुद्र के नीचे जाके आपको प्रेशर फील होता है ना, जैसे जैसे समुद्र में नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर आपको फील होगा, वैसे ही विनस के ऊपर कदम रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। इसके अलावा देखो, विनस जो है ना अपनी एक्सिस पे बहुत धीरे रोटेट करता है, और एक जो रोटेशन है ना विनस का अपनी एक्सिस पे, वो 243 अर्थ डेज के बराबर है। तो जब अर्थ और विनस बिल्कुल करीब आएंगे ना, तब इसरो ये मिशन विनस लॉन्च करेगी, और वो जो पल है ना हर 19 महीनों के बाद आता है। पहले देखो, ये मिशन ना 2023 के लिए प्लान था, बट अब रिसेंट में कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है, तो ना ये मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। बट देखो, अब हम ये समझते हैं कि इसरो ये मिशन क्यों कर रहा है। इसरो का टारगेट देखो ये है, विनस का एटमॉस्फेयर, विनस का सरफेस और सब सरफेस, मतलब सरफेस के नीचे जो चीज़ें हैं उनको स्टडी करना। ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ और विनस का कंपैरिजन हमें ये समझने में मदद करेगा कि अर्थ फ्यूचर में कैसे
इवोल्व कर सकता है। समझ गए? मिशन नाम 100 किलोग्राम के साइंटिफिक पेलोड्स मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह कैरी करेगा। और देखो ये सेम रास्ता फॉलो करेगा, सेम पाथ फॉलो करेगा जो इंडिया के दूसरे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन फॉलो करते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट को यानी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट में डाला जाएगा और फिर ऑर्बिट में स्पीड गेन करवाने के बाद स्लिंग शॉट करवाया जाएगा विनस की तरफ। स्लिंग शॉट क्या होता है? किसी ना सैटेलाइट को प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करके स्पीड देना, ये मतलब होता है स्लिंग शॉट का। तो अर्थ के ऑर्बिट में स्लिंग शॉट करवाया जाएगा विनस की तरफ। एक बार देखो सैटेलाइट ने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ दिया तो 140 दिन लगेंगे विनस ग्रह पर पहुंचने के लिए। एक और खास बात देखो, इस मिशन में ना पहली बार होगा कि इंडिया एरो ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। पहली बार करेगा इंडिया एरो ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल। क्या होता है एरो ब्रेकिंग? समझो कि देखो सैटेलाइट को ना विनस के ऑर्बिट में 500 किलोमीटर इंटू 60,000 किलोमीटर की इलिप्टिकल ऑर्बिट में रखा जाएगा। बट देखो ये जो ऑर्बिट है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस हाइट पे ना जो पेलोड्स जाएंगे विनस मिशन में, वो पेलोड्स मतलब वो इक्विपमेंट्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जैसे फोटो वगैरह खींचना है ना, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाएगा? एरो ब्रेकिंग की सहायता से ना सैटेलाइट को 300 इंटू 300 या फिर 200 इंटू 600 किलोमीटर के ऑर्बिट में लाया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कैसे पेलोड्स हैं इस मिशन में, उसके बेस पे ये छोटा ऑर्बिट में लाया जाएगा और ये लाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एरो ब्रेकिंग। मैं आपको सिंपल भाषा में एरो ब्रेकिंग टेक्निक बता देता हूँ। इसमें ना फ्यूल का यूज़ नहीं किया जाता स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम करने के लिए। इसमें ना प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लैनेट का जो अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी स्पीड को कम करने के लिए। लेकिन देखो ये रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है क्योंकि अगर ये अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नीचे चला गया तो जल जाएगा, फिर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा, ये जल जाएगा। तो प्लैनेट के कितना अपर एटमॉस्फेयर में ये जाएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देखने को मिले अपर एटमॉस्फेयर का, उतना बहुत है ताकि स्पीड कम हो जाए। अगर ज़्यादा नीचे चला गया, अपर एटमॉस्फेयर का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, फिर तो जल जाएगा स्पेसक्राफ्ट। तो एरो ब्रेकिंग में ना स्पीड कम करने का इस्तेमाल होता है एरो ब्रेकिंग का, और सोच समझ के डाला जाता है कितनी हाइट पे प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर में इसे डाला जाए। इस मिशन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होंगे किन किन देशों के? 17 तो देखो इंडियन एक्सपेरिमेंट्स होंगे, 7 इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ये डिसाइड हुआ था 2019 तक, पार्लियामेंट में एक रिप्लाई दिया गया था। इंडियन जो पेलोड्स होंगे L एंड S बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये प्लैनेट की इमेजेस, प्लैनेट के सरफेस की तस्वीरें लेने में मदद करेगा। इसके अलावा देखो पेलोड्स में एक थर्मल कैमरा होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा, इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स के फ्लो का एक एक्सपेरिमेंट होगा, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्टडी करने का जो विनस के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं और बाद में उनका आयोनाइजेशन हो रहा है। एक पेलोड होगा जो विनस की कंपोजिशन, विनस के स्ट्रक्चर, इन सब को स्टडी करेगा। तो मतलब बहुत सारे पेलोड्स होंगे। आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक है OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। जैसे देखो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? एक्सेस, कहीं भी हम कंटेंट देख सकते हैं किसी भी टाइम पे। दूसरा है डेमोक्रेटाइजेशन। पहले सिर्फ देखो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को काम मिलता था, बट अब जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी काम मिल रहा है। बूस्ट टू स्मॉल इंडस्ट्री, लो बजट मूवीज़ बनने लगी हैं, लो बजट वेब सीरीज आने लगी हैं, तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इंटरनेशनल एक्सेस, जो इंटरनेशनल मूवीज़ हैं, इवन जो हमारे देश में अलग अलग पार्ट, साउदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, इवन मराठी मूवीज़ को अब हम देख सकते हैं, पहले नहीं देख सकते थे। अफोर्डेबिलिटी, OTT प्लेटफॉर्म्स ने नया एंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड किया है, काफ़ी अफोर्डेबल है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर मतलब अब देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में मूवी अवेलेबल होती है। पहले साउथ की मूवीज़ को ज़्यादा नहीं देख पाते थे, खास करके देखो मलयालम जो मूवीज़ है ना, बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन होता है। हमारे देश में क्या है कि जैसे तमिल मूवीज़ हैं, तमिल मूवीज़ में क्या है, हीरोइज़म काफ़ी ज़्यादा होता है।
जैसे रजनीकांत, कमल हसन, ये जो एक्टर्स हैं ना, जैसे विजय भी है, इनको बहुत ज़्यादा सुपरमैन की तरह दिखाया जाएगा। और बॉलीवुड की मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है, जैसे शाहरुख खान की मूवी आएगी पठान और ये सब, टाइगर। लेकिन ना मलयालम मूवीज़ बहुत स्टोरी की वजह से बहुत बढ़िया है, सुपरमैन टाइप में नहीं, उनकी स्टोरी बहुत एंगेजिंग होती है, बहुत बहुत मीनिंगफुल होती हैं। तो पहले ये मलयालम मूवीज़ नहीं देख पाते थे, बट अब OTT की वजह से देख पाते हैं। लेकिन देखो रेगुलेशन की आवश्यकता है, क्योंकि 2022 के अंत तक ना OTT का बेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है ताकि गाली गलौच ना हो, वायलेंस ना हो, ऐसा कंटेंट ना हो जो देश को तोड़ने वाला हो, ऑब्सिनिटी मतलब नग्नता ना हो, न्यूडिटी। और बच्चे कई बार ना काफ़ी एक्सट्रीम वायलेंट कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सपोजर उनका हो जाता है, तो उनको हार्म हो सकता है इससे, सोशल हार्मनी के लिए थ्रेट। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ना OTT को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं? डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रिलेटिंग टू डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म, ये एथिक्स कोड है OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट है कि कंटेंट किसके लिए है, यूनिवर्सल यानी सबके लिए है, बच्चों के लिए है, एडल्ट के लिए है, किसके लिए है। तो हर एक मूवी और वेब सीरीज़ क्लासीफाई करती है अपने आप को कंटेंट कौन से एज ग्रुप के लिए है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व नॉर्म्स, जो पब्लिशर है ना उनको जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑब्जर्व करना होता है। चैलेंजेस जो अभी भी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक तरफ, और दूसरी तरफ चैलेंजेस विद नॉन कंप्लायंस एंड जुरिडिक्शन इशू, दोनों के बीच में हमेशा रहता है। OTT वाले कहते हैं कि सरकार हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन कर रही है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। वे फॉरवर्ड डेटा प्रोटेक्शन लॉ, एटलीस्ट देखो यूजर्स को हमें बचाने की आवश्यकता है, उनकी प्राइवेसी का वायलेशन ना हो, उनके पर्सनल डेटा को कोई चोरी ना करे। लोकल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, हमें और बढ़िया ढंग से कंटेंट को लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाना होगा, सारी मूवीज़ लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होती, और एज के हिसाब से रेटिंग्स देनी होगी। सबसे लास्ट में सिंगल डैशबोर्ड हो सब चीज़ों के लिए, पब्लिश करने के रूल्स, कंटेंट कोड्स, एडवाइजर्स और कंप्लेंट डिटेल सब कुछ सिंगल प्लेस पे होना चाहिए। तो ये हमने स्टैटिक रिवाइज कर लिया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एनालाइज टेंशन बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। बस इसी अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा 2025। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।